रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ मैं यानी कि जाकिर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको बड़ी अच्छी तरह मालूम है हमारा ये प्रोग्राम ट्यूसडे को शाम 6 से 7 बजे के दरमियान वीनस टीवी पे होता है। मेनली इमिग्रेशन से मुतल्लिक हमारा ये प्रोग्राम होता है। यूके में आपके रहते हुए अगर कोई भी इमिग्रेशन का मसला है तो आप इस प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं। लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में जब आप हमें कॉल करते हैं तो चंद बातें ज़रूर मलहूज़ ख़ातिर रखें। एक तो ये कि जब आपकी कॉल थ्रू होती है हम हमारे साथ, तो बराह मेहरबानी अपनी टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। उसके अलावा अपना सवाल मुख्तसर और प्रेफरेबली एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में जितने भी हमें कॉलर्स इस 1 घंटे के दौरान हमें कॉल करते हैं उन सब से हम उन सब की कॉल्स ले सकें और उनको गाइड कर सकें। तो इसलिए अपना सवाल बराए मेहरबानी मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। और सबसे ज़रूरी बात यह कि जब आपकी मुझसे बात हो भी जाती है, अपने केस से रिलेटेड जो भी अगला स्टेप उठाने से पहले ज़रूर किसी वकील के पास जाके अपना केस डिटेल में ज़रूर डिस्कस कर लिया करें, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि इस प्रोग्राम में आपके साथ डिटेल में आपका केस डिस्कस कर सकूं। तो किसी भी कन्फ्यूजन से बचने से बेहतर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझसे बात करने के बावजूद भी ज़रूर किसी वकील के पास जाके अपना केस डिटेल में डिस्कस कर लिया करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं। हेलो राकेश सर, मेरा सवाल है थोड़ा सा लंबा है। जी बोलें। मैं 2008 में इस मुल्क में आई थी अपनी बेटी के साथ। तो मैंने 2012 में असाइलम किया था जो रिफ्यूज हो गया था ना, तो फिर मैंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर डाला था, तो वो भी मेरा रिफ्यूज हो गया। तो फिर मैंने 27 अगस्त 2015 को JR में डाला और मुझे अपील ऑफ राइट मिला था। तो मुझे 1 साल हो गए, इसका भी मुझे अपील का कोई जवाब नहीं आया। अब मैं थोड़ी सी परेशान हुई हूँ कि मेरी बेटी 17 साल की होने वाली है, और अगर मैं 7 साल का केस करती हूँ, मैं इस केस को छोड़ूं कि 7 साल के केस पे जाऊं? देखें, आप जब ये कह रही हैं कि आपको अपील, आपने जब हाई कोर्ट में JR के लिए गई थी? जी, उसमें मुझे अपील ऑफ राइट का मिला था। राइट ऑफ अपील आपको मिल गया, तो फिर आपको अभी तक फिर कोर्ट में आपने अपील सबमिट कर दी थी? जी। अच्छा, और उसको साल हो गया है? जी। अभी तक कोई भी कोर्ट से कुछ नहीं आया आपको? नहीं। देखें, ये तो मेरी नॉलेज में और उसमें है कि आजकल जो अपील जब आप करते हैं, जब आपकी अपील सबमिट होती है, आप जब पेमेंट करते हैं तो वहाँ से तकरीबन 8 से 12 महीने का टाइम लग रहा है आजकल यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स में। लेकिन आप ये कह रही हैं कि आपको साल हो गया अभी तक कुछ नहीं आया, तो आपको चाहिए कि आप अपने, अगर कोई वकील हैं आपके, तो उनसे बोलें कि वो कोर्ट से पता करें कि आपकी अपील का क्या स्टेटस है, और उस हिसाब से फिर आप ऑब्वियसली डील करें। अब जहाँ तक आपकी ये वाली बात है ना कि आया कि आप असाइलम, जो आपके असाइलम की एप्लीकेशन थी ना? हेलो जी, मेरे ख्याल में आप कॉलर जो हैं वो जा चुकी हैं, लेकिन बहरहाल अगर आप टीवी पे सुन रही हैं, आपने मुझे बताया था कि आपकी असाइलम की एप्लीकेशन थी और उस सिलसिले में अब आपको अपील का राइट मिला है और आप उसका वेट कर रही हैं। तो अब ये बात कि अब 7 साल की बेस पे आप केस करें, तो मैं आपको इसमें इसलिए नहीं एडवाइस कर सकता कि मुझे ये नहीं पता कि आपका असाइलम का केस कितना स्ट्रॉन्ग है। या तो आपके जो करंटली जो आपके वकील हैं वो आपको मशवरा दे सकते हैं, या आप किसी वकील के पास जाके इस सिलसिले में अपने डिटेल में डिस्कस करें। अगर तो आपका असाइलम का केस जो है वो मजबूत केस है तो उसको फिर ज़रूर आपको फ़ाइट करना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो फिर आप 7 साल की जो एप्लीकेशन है उसके बारे में सोच सकती हैं। मेरा मशवरा यही है कि किसी वकील के पास जाके अपने केस को डिटेल में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मुझे ये जानना है कि ये जो 18,600 का उनका रूल था होम ऑफिस का, इसमें कुछ चेंजिंग हुई है, ज्यादा या कम हुए उनके? अभी फ़िलहाल तो यही चल रहा है, 18,600। जी फ़िलहाल यही है। जी, चलने चाहिए। इसमें कोई चेंजिंग हो सकती है इन द फ्यूचर के ज्यादा होने के चांस तो नहीं है? देखें, चेंजेस तो ज़रूर हो सकती हैं। कोई भी जब कानून ख़ास तौर पे जब मेंटेनेंस के हवाले से बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इसी जो है वो रहे, लेकिन मेरे ख़्याल में अगर कोई चेंज होती भी है तो इट्स अनलाइकली कि इसको ज़रा बढ़ाएंगे अभी फ्यूचर में जल्दी। मतलब ऑब्वियसली अगर ज़्यादा लंबे टाइम का तो नहीं कह सकते, लेकिन नियर फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि इसको बढ़ाया जाएगा। मुझे ये किसी ने बताया कि 6 अप्रैल को ये 22,400 हो चुका है।
देखें 22,400 तो तब है ना कि अगर आपके डिपेंडेंट्स के साथ आप एप्लीकेशन हो। अभी भी सिंगल अगर आप किसी को अगर अपनी वाइफ को कोई स्पॉन्सर कर रहा है, हस्बैंड या हस्बैंड वाइफ को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उनको एक ही बंदे को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं तो 18,600 ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं जाहिद बोल रहा हूँ। जी जाहिद साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि मैं अपनी वालिदा को यहाँ पे विजिट पे बुलाना चाहता हूँ। मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे, हम ब्रिटिश नेशनल हैं सिंस 2008 से। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरी वालिदा जो है पाकिस्तान में है और मेरी सिस्टर जो है वो ऑलरेडी मैरिड हैं, सब अपने अपने घरों में, वालिदा घर में अकेले होते हैं। लेकिन उनके पास प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है उनके पास। मैं ही उनको सपोर्ट करता हूँ जी। तो उनको बुलाने का क्या तरीका, क्योंकि जब वहाँ पे अप्लाई करने के लिए जाएं तो वो मांगते हैं कि उनका मतलब कोई श्योरिटी नहीं है कि ये जाएंगी और ये वापस आएंगी। देखिए अब ऑब्वियसली बिल्कुल आपकी सही बात है। अब ऑब्वियसली अगर कोई विज़िट के लिए अप्लाई जब करता है तो मेन जो चीज़ जो ब्रिटिश हाई कमीशन या जो केस वर्कर जो ECO वो देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आया इनके जो विज़िट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके इतने स्ट्रॉन्ग सोशल एंड इकोनॉमिक कनेक्शंस हैं अपने मुल्क के साथ कि वो वापस आएंगे। ठीक है। अब आपकी वालदा का जो आप सिचुएशन बता रहे हैं कि वो अकेली रह रही हैं, आप ही यहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें अगर वो मतलब चांस यही है कि जब वो अप्लाई करेंगी तो इस चीज़ को वो लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन कि जी हमें नहीं लगता कि आप जाके वापस आएंगी। क्या आपकी वालदा की एज का क्या है? हेलो, अच्छा मुझे बताया जा रहा है कॉलर जो है वो ड्रॉप हो गए। देखें अगर वालदा आपकी जो भी उनकी सिचुएशन है, आप जो भी उनके सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन अगर वो अपनी यानी कि आपकी बहन के करीब रहती हैं या उनके वो अगर साथ वो नहीं भी रह रही तो करीब रह रही हैं और वो उनकी लुक आफ्टर करती हैं, तो सारी सिचुएशन जो है वो डिस्क्लोज़ करें। और ऑब्वियसली जितने उनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होंगे वहाँ पे, अगर उनकी बेटी है वो करीब साथ रह रही हैं, वो लुक आफ्टर करती हैं, या अगर कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, अगर हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होंगे तो फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ बिल्कुल चांस है कि उनको रिफ्यूज़ किया जाए। अनफॉर्चुनेटली इसका आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जो सिचुएशन है वही बतानी होगी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? मैं सादिया बात कर रही हूँ वेस्ट यॉर्कशायर से। मेरा सवाल ये है कि मुझे स्पाउस वीज़ा मिला था 30 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स रह गए एक्सपायर होने में। तो मुझे आगे का प्रोसीजर पूछना था कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेंगे, खुद ही से रिन्यू हो जाएगा? नहीं, खुद ही से तो रिन्यू नहीं होगा। आपको दोबारा से एप्लीकेशन करनी होगी, एक्सटेंशन की एप्लीकेशन। जब आपके वीज़े को ख़त्म होने में 28 दिन रह जाएं तो फिर आप एप्लीकेशन कर सकती हैं, एक्सटेंशन की एप्लीकेशन। और उसमें अगेन आपको ये शो करना पड़ेगा कि आपकी या आपके हस्बैंड की या दोनों की मिला की 18,600 पाउंड मिनिमम इनकम है, जो कि पहले आपने शो की होगी, आपके हस्बैंड ने शो की होगी। और वही 6 महीने की पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, एम्प्लॉयर लेटर, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो रिक्वायरमेंट जो है वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। Hi, I just wanted to know some information about myself, please, Yes. and my husband. What happened is me and my husband have split up, and he's moved back to Pakistan, and I'm a UK resident over here. And he's overstayed like 3 months. Will he be allowed to come back to the UK after overstaying? He's on a spouse visa at the moment, but we're not living together. Okay, so have you informed the Home Office that he's gone back or you've split up? No, I haven't informed him yet. Well, I mean, you can, from your end, you can inform the Home Office in terms of him getting back to UK, whether he can actually come here or not in future. It really depends what sort of application he is submitting from there. For example, if you get divorced, or if you guys get divorced and he remarries, he can certainly apply
for spouse visa again and come back again. So it really depends what sort of application he'll be doing it from there. From your end, you should inform the Home Office as soon as possible. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो 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 सत श्री अकाल भाजी जी, सत श्री अकाल जी. कौन बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं हरभजन बोलदी. मैं ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿੰਗਰ. जी जी. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? कितना हो गया एप्लीकेशन को एप्लीकेशन किए हुए? मेरे तो पहले होया ਸੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਕ ਕੋ ਹੋਇਆ. नहीं, लेकिन एप्लीकेशन दी कब थी? सब अप्लाई कब किया था आपने? ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਹੋ ਗਏ 2 ਮਹੀਨੇ हो गए. तो तकरीबन जब आप अप्लाई करते हैं ना, वहाँ से तकरीबन 3 से 6 महीने लगते हैं. मिनट में फोन पे टीवी पे जी, आप बिल्कुल टीवी पे सुन लें. जी जी. देखिए, जब भी जो एप्लीकेशन आप करते हैं जनरली स्पीकिंग, तो उसमें तकरीबन 3 से 4 महीने या 6 महीने का टाइम फ्रेम होता है. तो अगर अभी 2 महीने हुए हैं तो आप अभी 1-2 महीने और वेट करें. मेरे ख्याल में कोई जवाब आ जाएगा. बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो 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 जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन सा बोल रहे हैं? फैसल बात कर रहा हूँ मैं लंदन से. जी फैसल साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं क्वेश्चन करना था कि मैंने बेसिकली ह्यूमन राइट पे एप्लीकेशन डाली हुई थी. जी जी. आर्टिकल 3 और आर्टिकल 8 के तहत. तो मेरा जो है ना लोअर ट्रिब्यूनल और अपर ट्रिब्यूनल से अभी जो है ना रिफ्यूजल आ गया था. अभी रिसेंटली जो है ना वो अपर ट्रिब्यूनल से आया मेरा रिफ्यूजल, और उन्होंने मुझे राइट ऑफ अपील नहीं था दिया हुआ, क्योंकि मेरा बच्चा बीमार था. तो उसकी बेस पे ना मैंने अप्लाई किया था. तो अभी मेरे जो है मेरे पास में मैंने पता. हेलो हेलो. कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली? सॉरी आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी. आपने ये कहा कि अभी अपर ट्रिब्यूनल से आपको रिफ्यूजल आया, तो अब मसला क्या है? उन्होंने मुझे राइट ऑफ अपील नहीं दिया हुआ. जी जी. अभी मेरे पास में जुडिशियल रिव्यू के लिए मैं जा सकता हूँ? जी, आपको जो उन्होंने पेपर्स भेजे होंगे उसमें लिखा होगा. नॉर्मली 14 डेज़ का टाइम होता है. अगर आपने ऊपर जाना है तो नॉर्मली जनरली स्पीकिंग 14 डेज़ होते हैं. और उसका सर लेकिन जब आपको रिफ्यूजल भी भेजा होगा उसके साथ उन्होंने, जब आपको रिफ्यूजल भी भेजा होगा उसके साथ उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन भी दी होगी. जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं जुडिशियल रिव्यू के लिए जाता हूँ, उसके लिए मुझे कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली भी ये डिसीजन में करेंगे जुडिशियल रिव्यू का? देखिए, जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन में रफली अबाउट 3 से 4 महीने या 6 महीने के अंदर डिसाइड हो जाया करती हैं जनरली स्पीकिंग. बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो हेलो हेलो. जी अस्सलाम वालेकुम. जी जी वालेकुम अस्सलाम. कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं रहमान बोल रहा हूँ. मेरा आपसे क्वेश्चन ये है जी कि मैंने अपने मेरे बच्चे ब्रिटिश हैं, उनकी बेस पे मैंने अप्लाई की थी एप्लीकेशन. तो उस पे वो मुझे ना तकरीबन उनके 2 माह के बाद एक लेटर आया जिसपे वो लिखा हुआ है, अभी तो बायोमेट्रिक वगैरह का लेटर नहीं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट ही आई है जिसमें लिखा हुआ है कि आपके कोई ह्यूमन राइट्स पे कोई जो भी इशू रेज हुए हैं कोई. जी जी. तो इसका तो मैं पूछ रहा सर, इसका क्या मतलब होता है सर? ये देखें, मुझे समझ पड़ गई आप क्या बात कर रहे हैं. अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई भी ह्यूमन राइट्स के, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने चूंकि बच्चों की बेस पे अप्लाई किया तो मोस्ट प्रॉब्ली आर्टिकल 8 की बेसिस पे ही हुआ होगा आपका. तो वो एक स्टैंडर्ड लेटर होम ऑफिस लिखता है कि जी चूंकि आपका केस ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, तो हम आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते इसमें. तो मेरे ख्याल में आप उसी लेटर की बात कर रहे होंगे. जी बिल्कुल. जी, तो उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड लेटर है. जी बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं. आप देख रहे हैं द लॉ शो. मैं हूं जाकिर खान. हम जो कॉल्स का सिलसिला जारी था हमारा ब्रेक से पहले, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं अली बात कर रहा हूँ और कुछ कपल ऑफ क्वेश्चन थे मेरे. जी तो मैं इस वक्त टियर 1 जनरल पे हूँ और नेक्स्ट मंथ मैं ILR के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आज से तकरीबन 25 महीने पहले मुझे ना मोटरवे पे रोका था ट्रैफिक पुलिस ने
और उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी फोग लाइट्स ऑन थी, तो उन्होंने कहा था कि अपनी फोग लाइट्स ऑफ कर लो और ऑलवेज ड्राइव इन द लेफ्ट लेन। मैं मिडिल लेन में ड्राइव करता था। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया था, ये ड्राइविंग स्कीम होती है कोई जो एजुकेशनल स्कीम है, जी जी, ठीक है ना। तो वो मैंने ये पूछना था कि मुझे मेंशन करना चाहिए एप्लीकेशन में या इट इज नथिंग? नहीं, वो ऑफेंस नहीं है, वो ऑफेंस नहीं है, वो तो आपको वो आपके रिकॉर्ड में तो नहीं आती जहाँ तक मेरी। अगर वो आप उसी की बात कर रहे हैं ना, जो कि वो लेसन देते हैं एक आध जो होता है जिसमें आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिले आपको। जी, तो चूंकि आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिले, कोई ऑफेंस आपने नहीं किया, कोई कन्विक्शन नहीं हुआ आपको, कोई मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, तो उसको या कोई फ़ाइन नहीं हुआ, तो आप अगर उसको नहीं भी मेंशन करेंगे। आपने देखना ये है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म, और आपकी वसात से बाकी भी कॉलर्स को बताऊंगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप कोई फिल कर रहे होते हैं, जब उसमें वो जो आपसे मांग रहे हैं आपने वो बताना है। अगर वो आपको कह रहे हैं फ़ाइन, कन्विक्शंस, इस किस्म की बात कर रहे हैं, तो उसमें आता ही नहीं है। हेलो, वार्निंग और क्वेश्चन वगैरह में भी नहीं आता ये चीज। सॉरी, आपकी बात बीच में कट गई थी, क्या कह रहे हैं आप, क्या पूछ रहे थे? वार्निंग या क्वेश्चन में भी नहीं ना आता ये चीज, तो ये तो एक एजुकेशनल स्कीम है। जी जी जी, वो जी मतलब ये उस पर नहीं आता एजुकेशन जो है। जी, थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी जी, शाहिद बोल रहा हूँ जी। जी, अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी, मैंने पूछना था कि मैंने ILR अप्लाई किया था Tier 1 जनरल के ऊपर अभी, तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने ILR रिफ्यूज़ कर दिया। वजह ये हुई थी कि मेरी जो लिमिटेड कंपनी की इनकम थी, डिविडेंड्स थे, वो उनसे वेरीफाई नहीं हुए, जबकि सैलरी जो थी वो वेरीफाई हो गई थी। तो उसकी वजह ये हुई कि उन्होंने मेरे अकाउंटेंट ने एक सेल्फ असेसमेंट जो है वो बाय मिस्टेक, और वो अकाउंटेंट का कहना था कि जी HMRC वालों ने कहा था कि अभी इस साल जमा नहीं करवानी, तो उसने जमा नहीं करवाई। उसकी बेस के ऊपर उन्होंने 3225 लगा के तो रिजेक्ट कर दी। उसके बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू भी किया, लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू भी रिजेक्ट कर दिया। अब पूछना ये है कि क्या मैं इधर जुडिशियल रिव्यू में जाऊं या कि फ्रेश एप्लीकेशन डालूं, लेकिन अब हेलो जी, तो जो एडवोकेट्स कोई इसके बारे में बता नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए, पहली चीज़ तो मुझे ये बताएं कि आपके, मुझे एक ज़रा क्वेश्चन का सवाल समझ नहीं पड़ा। आप कह रहे हैं कि अकाउंटेंट ने सबमिट नहीं किया था सेल्फ असेसमेंट? जी सर, एक सेल्फ असेसमेंट उसने सबमिट नहीं की, उसके ऊपर वो वाली सेल्फ असेसमेंट करनी थी 2012-13 में, जब मैंने उसके ऊपर एक्सटेंशन ली थी। नहीं तो उसने सबमिट क्यों नहीं की थी? मेरी सारी 5 साल की जो एक्सटेंशंस थी वो वेरीफाई की, तो उन्होंने कहा कि जी वो जो आपने एक्सटेंशन नहीं तो ली वो थी 2012-13 वो क्यों नहीं सबमिट की थी? जो इनकम थी वो हमसे HMRC से वेरीफाई नहीं हो रही। नहीं, वो मुझे, आप मेरी जरा बात प्लीज सुने। वो सबमिट क्यों नहीं की थी सेल्फ असेसमेंट, क्यों नहीं वो किया था अकाउंटेंट ने? वो अकाउंटेंट का कहना है कि वो सेल्फ असेसमेंट उन्होंने HMRC वालों ने मांगी नहीं थी, उन्होंने कहा था ये जमा नहीं करवानी है। देखिए, मैं ज़रा हैरान हूँ, क्योंकि नॉर्मली जब आप सेल्फ असेसमेंट अपना सबमिट करते हैं, कोई भी जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है या जो भी जो होता है, तो आपको खुद सेल्फ असेसमेंट वो सबमिट करना पड़ता है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो आपको वो HMRC वाले तो आपसे नहीं मांगते, आपने खुद सबमिट करना होता है। तो अकाउंटेंट का ये कहना कि HMRC ने कोई नहीं मांगा, तो ये इसका कोई मुझे मतलब उसकी बात की समझ मुझे नहीं पड़ी, क्योंकि तो आपको खुद सबमिट करना पड़ता है। क्या हाल है, क्योंकि मैंने अभी उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू किया, तो उससे पहले मैंने वो सारा कुछ क्लियर करके एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू करके उनको एविडेंस दे दी कि ये देख लें मैंने करवा दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि ये पहले आपने नहीं की थी, जो एविडेंस है ये आपने उस वक्त नहीं दी थी, लिहाजा आपकी एप्लीकेशन हम जो है हमारी जो डिसीजन है वो मेंटेन रहता है। देखिए, आप ये कर सकते हैं, अगेन मैं पहली बात तो आपको ये बोलूँगा, ये ज़रा डिटेल में बात करने वाली चीज़ है, तो किसी वकील के पास डिटेल में जाके बात ज़रूर करें इस सिलसिले में। लेकिन बहरहाल जो मुझे अंदाज़ा हुआ है आपकी बात से, और जो मेरा इस सिलसिले में आपको जो मैं गाइड करूँगा वो ये करूँगा कि अब चूँकि आपने सबमिट कर दिया, तो आपको चाहिए कि आप वो सारा एक्सप्लेनेशन लगा के
एक फ्रेश एप्लीकेशन करें जिसमें आप सारा वो एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ था और क्यों पहले आपने सबमिट नहीं किया था, और अब चूंकि आपने सबमिट किया और क्यों अब क्यों सबमिट किया है, और अकाउंटेंट की तरफ से भी अगर लेटर हो जिसमें अगर वो एक्सप्लेन कर दें कि जी हाँ उन्होंने आपको कहा था या जो भी वजह थी उसकी रीजनिंग जो है ना वो दे के एक फ्रेश एप्लीकेशन प्रॉपरली करें। और अगर फिर दोबारा वो इस वजह से रिफ्यूज़ करते हैं और आप पे डिसेप्शन वगैरह लगता है तो उसको फिर आप चैलेंज करें। तो मेरा मशवरा तो आपको यही होगा, और साथ मैं ये भी बोलूँगा कि ये जाके किसी वकील के पास डिटेल में इसको ज़रूर डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ जी भाजी जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं हरदीप सिंह बोल रही जी हरदीप सिंह साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जरा अपनी टीवी अपना टीवी बंद कर दें प्लीज, या उसकी आवाज़ बंद कर दें। ओके ओके जी जी, अब बंद कर दिया तो आप बात करें। हाँ जी भाजी, मेरे इतने ना बच्चे यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਸੀ। हाँ जी, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ 3 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਸਾਲ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੇਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ? आपने अभी तक कोई केस किया हुआ है? नहीं, कुछ नहीं किया जी, तक कोई नहीं किया जी। देखें, चूंकि आपके बच्चे यहाँ पे हैं, बच्चा आपका स्कूल भी जा रहा होगा, तो आप केस ह्यूमन राइट्स पे, आर्टिकल 8 वगैरह पे कर सकते हैं। मेरा मशवरा है किसी वकील के पास जाके इसको डिस्कस करें डिटेल में, अब ज़रूर केस कर सकते हैं। ओके, बच्चे दोनों जितना स्कूल जाते हैं जी? हाँ ठीक है, तो जितना वो स्कूल जाते हैं और वो आपका केस ज़रा स्ट्रांग होता है ना जी, तो ये ज़रूर आप ज़रा वकील के पास जाके डिस्कस करें, क्योंकि ऐसे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि बग़ैर कोई एप्लीकेशन किए हुए कोई फ़ायदा नहीं है, और उसमें ख़तरा भी हो सकता है। तो बेहतर है किसी वकील के पास जाएं, वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। आप बिल्कुल आप कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? हेलो, मेरे ख्याल में आप जा चुके हैं, लेकिन बहरहाल आप किसी वकील के पास जाएं, जितना आपको ज़्यादा अर्सा यहाँ पे हो गया होगा तो उतना आपका केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। प्लस आपके 2 बच्चे भी हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो ज़रूर आप कोई केस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम सर माजिद अली है। जी जी, तो मैंने असालम का केस डाला था 2007 में। अच्छा, तो उन्होंने रिफ्यूज किया, तो मैंने फिर एप्लीकेशन की, रिफ्यूज कर दिया। तो अभी मैं सैनो पे जाता हूँ, पीछे मैं बीमार हो गया था तो मैं सैनो बंद कर दिए। तो अभी इसके बारे में कुछ हो सकता है, कोई और नई एप्लीकेशन करूं? जी देखें, कुछ नहीं जी बिल्कुल, देखें साइन पे ना जाना जो है वो ख़तरा हो सकता है, और उसमें ख़तरा ये होता है कि खुदा न खास्ता कभी अगर आपको पकड़ लेते हैं पुलिस या इमिग्रेशन वाले, और तो चूंकि आप पहले साइन पे आपको लगाया था, आप साइनों पे नहीं जा रहे, तो फिर आप बड़ी मुश्किल होगी आपकी ज़मानत करना। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप कोई केस ज़रूर करें। अगर आपका पहले असाइलम केस था और वो रिफ्यूज़ हो गया तो किसी वकील के पास जाके डिस्कस करें कि फ़्रेश असाइलम आपकी कोई हो सकती है कि नहीं, आपकी सिचुएशन के हिसाब से, या कोई फर्दर रिप्रेजेंटेशन, कोई मतलब नई एप्लीकेशन करके और वो साइनों पे फिर जाएं। क्योंकि अगर आप साइन पे नहीं जाएंगे, केस नहीं करेंगे, खुदा न खासा अगर आपको दोबारा अगर आपको पकड़ लेते हैं तो फिर आपको होम ऑफिस फिर वो डिटेन कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। नहीं, तो दूसरी बात ये थी कि मैं कश्मीर से हूँ, जम्मू कश्मीर श्रीनगर से, तो मैंने इनको कोई पासपोर्ट वगैरह भी नहीं दिया, तो ये फिर भी मुझे भेज देंगे? देखिए वो तो फिर एक अलग इशू है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है कि वो किस तरह आपको भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते। पासपोर्ट अगर नहीं है तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं कि नहीं बनवा सकते, वो तो एक अलग मसला है। लेकिन ये ज़रूर पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको पकड़ते हैं तो फिर शायद आपको छोड़े नहीं बाहर जब तक कि आपका कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं बनता। तो इसलिए उस प्रॉब्लम से बचने के बेहतर ये है कि मतलब आप अगर आपकी कोई एप्लीकेशन होती है तो वो करें और साइनों पे जाएं फिर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, जी 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 हेलो, जी 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 जी, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। अब मैं जाकिर खान बोल रहा हूँ जी, बोलिए कौन सा बोल रहे हैं? जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी 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 जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं सगाब कह रहा हूँ भाईजान, मैंने आपसे एक बात पूछना था।
मैंने अपना बेटा का 7 साल का बेच पे एप्लीकेशन किया था। जी जी हेलो जी, मैं आपका सवाल सुन रहा हूँ, आप बात करें जी। तो मैं आपको बेटा का 7 साल का बेच पे एप्लीकेशन किया था। तो हम 4 आदमी थे, मेरा एक बेटा और भी है और मियाँ भी है। तो हमारा होम ऑफिस का उनने पैसा ले लिया। जी जी और NHS का भी पैसा उन्होंने ले लिया। तो अभी कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो अगर फोन रखने के बाद आप बात करें तो मैं। जी, आप बिल्कुल फ़ोन रख लें, मैं बता देता हूँ। और जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी देखें, बात यह है कि आपने ख़ुद ही बताया कि आपके जो एप्लीकेशन है वो होम ऑफिस ने आपकी फ़ीस वगैरह काट ली है। हेल्थ सरचार्ज भी आप पे कर चुके हुए हैं। 7 साल बच्चे के 7 साल के बेसिस पे आपका केस है। ऐसे केस में मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप इंतज़ार करें। जितना टाइम ज़्यादा लगेगा वो आपके फेवर में जाएगा, आपके हक़ में जाएगा। तो आपको किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है। आपका एड्रेस भी होम ऑफिस के पास होगा, आपने एप्लीकेशन की है। अगर आपके वकील हैं उनकी डिटेल भी होम ऑफिस के पास होगी। आप कम से कम 6 महीने तक तो होम ऑफिस को बिल्कुल तंग ना करें जब से आपने एप्लीकेशन की है। और उसके बाद भी कुछ पुश करने से, होम ऑफिस को कोई लेटर वगैरह लिखने से पहले ज़रूर किसी वकील से मशवरा कीजिएगा। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा वो आपके हक़ में जाएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं अहमद बोल रहा हूँ। जाकिर भाई, छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपके साथ। जी जी हमें मिला था मुझे 5 years का रिफ्यूजी स्टेट लीव टू रिमेन। क्या हम एग्जाम्प्ट फॉर कंट्री जिसमें हम नहीं जा सकते हैं, दूसरी जगह हम उम्र का इरादा करें, क्या हम जा सकते हैं? कितनी देर के लिए जा सकते हैं या ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आपका ताल्लुक है? जी मैं कश्मीर से हूँ। मैं एग्जाम्प्ट कंट्री से, तो मैं ओथ में तो नहीं जा सकता, मैं जो कश्मीर से हूँ मैं। जी, जहाँ ऑब्वियसली जहाँ से आपने असाइलम क्लेम किया है तो वहाँ तो नहीं जा सकते, वहाँ आप नहीं जा सकते। उसके अलावा आप दुनिया में हर जगह जा सकते हैं। जहाँ पे आपको वीज़े की ज़रूरत है वहाँ पे वीज़ा लेना पड़ेगा, जहाँ पे वीज़े की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरा यही था कि उम्र के लिए मेरा प्लान बनाया, तो मैंने कहा चलो अगर वहाँ को ट्रैवल कर। जी बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अगर उम्र पे जाएँ तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं सारा बोल रही हूँ मैनचेस्टर से। मुझे क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी जी बोलिए। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं स्टूडेंट वीजे पे थी और मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेरे डिपेंडेंट थे। तो फिर उनको 10 ईयर पूरे हो गए तो उन्होंने फिर 10 ईयर की बेस पे अप्लाई किया था और मेरे लिए ना अदर्स फॉर्म भेजा था। तो मुझे 2.5 साल का वीजा उन्होंने दिया था। जी तो फिर उसके बाद मेरे 10 ईयर पूरे हो गए। तो मीनवाइल अभी 2.5 साल पूरे नहीं हुए थे, मैंने फिर इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया। तो आज मेरा आ गया है। तो मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना था कि मैं 1 साल वेट करूंगी नेशनैलिटी के लिए या मैं अभी भेज सकती हूँ? नेशनैलिटी के लिए आप 1 साल वेट करेंगी। 1 साल वेट करना पड़ेगा? जी जी ओके, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो 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 जी जी हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? जाकिर साहब, मैंने आपसे सवाल पूछना है एक। जी बोलिए। वो मेरे ब्रदर के बारे में है। वो उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और इंडिया का उसके पास लॉन्ग टर्म वीजा है। अभी 2 हफ्ते पहले उसने अपना नाम चेंज किया है। तो अब उसको इंडिया जाना पड़ रहा है। तो क्या वो उसी पासपोर्ट पे जा सकता है? उसको पासपोर्ट पे नाम चेंज कराकर इंडिया नया वीजा लेकर जाना पड़ेगा? जी बेहतर है, क्योंकि उसने नाम चेंज किया है तो बेहतर है कि वो नए पासपोर्ट लेके और नया मतलब वीज़ा लगवा के फिर उस पर जाए। ओके, ऐसे नहीं जा सकता है? जी बेहतर यही है कि चूंकि नाम चेंज हो चुका हुआ है तो इसलिए फिर पुराने पासपोर्ट पे, जो कि पुराना नाम था, तो उस पर ट्रैवल ना करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूं जाकिर खान। हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया, बगैर कोई वक्त ज़ाय किए हुए अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं फैज़ान बोल रहा हूँ।
जी फैज़ान साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मैं साकिर खान से बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं जाकिर खान बोल रहा हूँ जी। अच्छा सर, मैंने कहना था कि मैं 2010 में आया था इस कंट्री में एज अ स्टूडेंट। तो उसके बाद पॉलिश वॉलिश रिफ्यूज हो गए सारे, वो खत्म हो गए। तो मैंने भी डाली एक्सटेंशन की काफी केसेस, तो वो भी नहीं हुआ, कभी एक्सटेंशन भी नहीं मिली। तो फिर उसके बाद मेरी जो भाभी है वो पोलिश है, तो उसकी एक कज़न थी, उसके साथ मैंने शादी की जाके स्कॉटलैंड में। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे डिटेन कर दिया। 2 महीने मैं स्कॉटलैंड में रहा हूँ, बर्मिंघम में रहा हूँ, लंदन में रहा हूँ, डिटेन रहा हूँ। और फिर मैं जब बाहर आया हूँ तो मैंने उसी लड़की को मुसलमान किया और उसके साथ दोबारा शादी की, निकाह किया, और फिर मैंने केस डाला उसके साथ। तो जब उसके साथ केस डाला तो उसको क्या बोलते हैं, उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दिया। फिर मुझे किसी ने बोला कि आप अपनी भाभी के साथ डिपेंडेंट का केस डालो। तो फिर मैंने अपनी भाभी के साथ डिपेंडेंट का केस डाला। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें आपकी जो रेगुलर रिलेशनशिप है उस पर तो डाउट नहीं है, लेकिन आपने जो प्रूफ्स दिए हैं वो इनफ नहीं है। और आप पाकिस्तान से जब आए थे तब आने से पहले डिपेंडेंट नहीं जो थे है आप उस पर डिपेंड करते थे, उसके क्या सबूत हैं? क्योंकि मुझे सॉलिसिटर ने बोला था यहाँ आने से पहले भी तकरीबन ये शो करो कि अभी 10-12 महीने तक वो आपको ऐसे पैसे भेजती रही, थोड़े बहुत खर्चा, पॉकेट मनी ये वो। तो मैं अभी सर वो तो उन्होंने होम ऑफिस ने तो रिफ्यूज़ कर दिया है, लेकिन कोर्ट में अब केस चला गया, तो अब मैं कोर्ट की हियरिंग का वेट कर रहा हूँ। तो मैंने सॉलिसिटर भी चेंज कर दिया है, लेकिन अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई जब कोर्ट की हियरिंग आएगी तो क्या होगा। अभी मेरे केस में दम है कि नहीं दम है, क्योंकि मेरा उनके साथ रिलेशन बहुत गहरा है, क्योंकि वो मेरे भाई की मेरी वाइफ है और तकरीबन 10-12 साल से वो मैरिड है, उनके बच्चे हैं, और मैं उसी एड्रेस पे शुरू से लेकर आज तक रह रहा हूँ। देखें बिल्कुल जो होम ऑफिस ने ऑब्जेक्शन लगाया है वो आपको प्रूफ देना होगा। जितना ज़्यादा प्रूफ होगा, न सिर्फ यहाँ का कि यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी मतलब आप उन पे डिपेंडेंट है, बल्कि आने से पहले भी आप उन पे डिपेंडेंट थे, तो उतना आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आपके पास वो सारा कुछ प्रूफ है कि जी वो जब आप पाकिस्तान में थे तो तब भी वो आपको सपोर्ट कर रही थी, आप डिपेंडेंट थे, आपको पैसे वगैरह भिजवाए जा रहे थे, तो ऑब्वियसली केस स्ट्रॉन्ग होगा। मैं बल्कि ये भी बोलूँगा कि जो आपकी वाइफ के साथ आपका केस है, जो आपने कहा था कि वो जो है आपने शादी की थी और वो रिफ्यूज़ हुआ था, तो आपको चाहिए था कि अगर आपकी ऑब्वियसली जेन्युइन शादी है तो उसको चाहिए था कि अपील करते और उसको फिर जो है वो लड़ते। आपने मुझे जी सॉरी टू डिस्टर्ब सर, लेकिन वो मैंने जब वाइफ का किया ना उसके साथ रिफ्यूज़ हुआ, तो फिर वो उसने वकील ने बोला था यार इसकी आगे अपील में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर अपील में जाएंगे तो बड़ा लंबा काम चला जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि तुम्हारी भाभी घर में है एंड अब तुम उसके ऊपर डिपेंडेंट। देखें बात ये सिंपल सी ना कि अगर तो आपका एक जेन्युइन सिचुएशन थी, आपका रिलेशनशिप भी था, तो फिर वाइफ के साथ सबसे जो स्ट्रॉन्ग केस होता है वो हस्बैंड वाइफ का केस ही होता है ना। बाकी डिपेंडेंसी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी कि हस्बैंड वाइफ की होती है। तो अगर तो आपका एक जेन्युइन सिचुएशन थी तो आपको चाहिए था कि उसको परसू करते और उसको अपील करते। लेकिन बहरहाल अभी चूँकि आपको अपील पे केस है अपनी भाभी के डिपेंडेंट होने का, तो अगर वो भी है तो उसमें फिर यह है कि आपको प्रूफ वगैरह जो जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान का भी प्रूफ जो है वो देना पड़ेगा, और जितना आपका प्रूफ एविडेंस होगा उतना आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, कौन सा बोल रहे हैं? मैं मिस्टर सिंह बोल रहा हूं। आपकी आवाज़ मुझे बहुत हल्की सी आ रही है। हाँ जी 1 मिनट। हेलो मैं वीजा टाइप 2 पे था। मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल ना होने के बराबर आ रही है। हेलो जी हेलो, मैं वीजा टाइप 2 पे हूँ। जी जी हाँ जी। तो मेरी कंपनी रिवॉक हो गई, मैंने 2.5 साल इस पे रहा हूँ वीजे पर। तो अभी कंपनी रिवॉक हो गई है, तो कंपनी यूरोपियन कोर्ट में चला गया केस इसका। तो फिर अभी उन्होंने लेटर डाल दिया मुझे, तो भाई 60 डे में आपको और केस डाल दो। तो मैं ऑलरेडी अपना केस बिजनेस वीजा डाल चुका हूँ, तो वो JR में है। जी तो मैंने अपनी वाइफ का नहीं, मेरे पास 5 ईयर का वीजा वैलिड था, तो फिर मैंने वाइफ का नहीं डाला। तो फिर उसके बाद मैंने अभी उन्होंने लेटर भेज दिया
आप वीजा कंट्री छोड़ो तो 60 डे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ बिन करो। अभी मेरे समझ नहीं आ रही मैं अपनी वाइफ का डिपेंडेंट वीजा डालूं बिजनेस जो JR पे है, तो कोई और वीजा डालूं? नहीं, देखें अभी तो आपका अपना जो केस है वो JR पे है। हाँ, अभी JR पे चला गया बिजनेस वीजा, तो मैंने तो डाला था, रिफ्यूज किया तो फिर JR पे चला गया अभी। जी, तो फिर अभी अगर आप डिपेंडेंट का केस डालेंगे तो आपका तो अपना केस, वाइफ का अगर डिपेंडेंट का केस डालते हैं तो चूंकि आपका अपना केस रिफ्यूज हो चुका हुआ है तो इसलिए वो डिपेंडेंट का मुश्किल होगा। लेकिन बहरहाल ये ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाली चीज़ है और मैं आपको ये बोलूँगा, एक तो मुझे आपकी आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, कि आप ज़रा डिटेल में जाके इसको डिस्कस करें किसी वकील के पास। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, हेलो। Yes. Yes, who is this? Hello. 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 Yes, your call is through. आपकी call through हो चुकी है. Who is this? What's your name? This is Majida. Okay, and what's your question? My question is. Hello. My name is Majida. I think either there's a problem in our system here, but I can't hear you properly. Hello. Hello. Yeah, what is your question? My question is that my mom, she sent her passport for a visa. Mm-hmm. When my dad was alive, she had 5 years of visa, but then now because my dad's passed away, she sent her passport for the visa, but I want to know, like, they've not asked any other questions. So is there a possibility that she'll get her visa? Well, it's very difficult for me. Permanent. It's very difficult for me to say anything about it. If she has submitted the application and the Home Office hasn't yet asked anything from her, then she should wait. But it's not the responsibility of the Home Office to ask any further documents. In the first place, whoever is submitting the application has to make sure that all the documents are submitted with the application, all the required documents are submitted with the application, and that the applicant meets the relevant rules and the criteria. So I would advise you to ask your mother to get some legal advice on the matter to confirm whether she has submitted a proper application to the Home Office or not. Thank you very much. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो. हेलो जी, हेलो जी, मैं अमन बोल रही हूँ. गुड इवनिंग. जी, गुड इवनिंग जी, बोलिए क्या सवाल है आपका? हाँ, जैसे ना मैं स्टूडेंट वीजा पर आई थी यहाँ पर, मेरे हस्बैंड मुझ पर डिपेंडेंट थे. मेरा 2 ईयर का वीजा था. उसके बाद मैंने अप्लाई नहीं किया और अब मेरे 2 बच्चे हैं, एक 6 ईयर की है, एक 3 ईयर की है. जी, तो आपका सवाल क्या है? हेलो. 5 ईयर का यहाँ पर बच्चा बॉर्न हो जाता है तो हम अप्लाई कर सकते हैं. सॉरी, आप क्या कह रही हैं? आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आपने अप्लाई नहीं किया, आपका एक बच्चा 6 साल का है, एक 2 ईयर्स का. 3 ईयर्स का. जी, तो आप सवाल क्या आपका? मैं ये पूछना चाहती थी कि हमें किसी ने बताया कि जब आपका बच्चा यहाँ पर 5 ईयर का हो जाए तो आप अप्लाई कर सकते हो. 5 ईयर्स का नहीं है, 7 ईयर्स है, 7 साल. ओके, मैंने टीवी पर ऐड देखी थी ना 5 ईयर की, तभी मैंने आपसे पूछा क्या और पर हम अप्लाई यहाँ पर रहने के लिए अप्लाई कर सके. जी, जो रूल जो है ना वो 7 ईयर्स के हैं, लेकिन आप ऑब्वियसली अगर 7 साल नहीं हुए तो उससे पहले भी अप्लाई कर सकते हैं. हर एक जो केस होता है उसकी मुख्तलिफ नोयत होती है, आपके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है. फिर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 7 साल हो गए हों तो तभी आपका केस जो है वो स्ट्रांग हो. लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप वापस नहीं जा सकते, आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तो आप अभी भी एप्लीकेशन कर सकते हैं. लेकिन आम तौर पे जब बच्चा 7 साल पे यहाँ पे हो जाए तो फिर उस बेसिस पे आप कानून के मुताबिक एप्लीकेशन कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी, वालेकुम अस्सलाम. कौन सा बोल रहे हैं?
मैं शहजाद बात कर रहा हूँ। मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछने, एक तो मुझसे रिलेटेड है कि मैंने यहाँ पे शादी की थी, EU मुझे मिला था, शादी मैंने की थी नवंबर 2013 में जी जी, और उसकी बेस पे मुझे EU फैमिली मेंबर का 5 साल का वीज़ा मिला था जुलाई 2014 में। जी, तो मैंने पता करना था कि उसके बाद एक तो इंडेफिनाइट के लिए मैंने कब अप्लाई करना है और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स, और दूसरा मेरा भाई है पाकिस्तान, तो मैं उसको बुलाना चाह रहा था। आया कि उसको मैं यहाँ पे UK बुला सकता हूँ या फिर उसके लिए आयरलैंड का ऑप्शन बेहतर रहेगा? देखें, जहाँ तक आपका पहला सवाल है, जब आपको यहाँ पे 5 साल जब वीज़ा ख़त्म होने वाला हो तो उससे कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले, या जब 28 दिन का टाइम रह जाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए। लेकिन जो आपको प्रूव करना होगा वो ये करना होगा कि लास्ट 5 ईयर्स जो हैं वो आपकी वाइफ जो है वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करती रही थी, और आप भी जो है कंटिन्यूसली ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही थी और आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं। तो ये जो मेन जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। जहाँ तक आपके भाई का ताल्लुक़ है, तो आप अपने भाई को विजिट वीज़ा पे बुलाना चाह रहे हैं या क्या? ये मैं पूछना था कि मेरा था कि अगर उसको तो मैं बुला लूँ किसी परमानेंट वीजे पे या विजिट पे। देखिए, अगर तो आपका भाई आप पे डिपेंडेंट है या आप पे नहीं, आपकी वाइफ पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आप पे डिपेंडेंट होता भी है तो चूंकि आप खुद यूरोपियन यूनियन सिटीज़न नहीं है तो वो इतना कोई वो नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी वाइफ यानी कि अपनी भाभी पे वो डिपेंडेंट है, आपकी वाइफ यहाँ पे काम कर रही हैं, पैसे वगैरह भिजवा रहे हैं, यहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप उसको एज ए डिपेंडेंट बुला सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आयरलैंड का आपका सवाल था, तो वो तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो आपको कोई वहीं का जो वकील है आपको गाइड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप बुलाते हैं तो इस सिलसिले में रूल जो हैं वो ठीक है, EU के अप्लाई होते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं। इतना अगर कोई ओवर 18 होता है और वो डिपेंडेंट होता है तो उसका वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया है, और मेरा मशवरा ये है किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, कौन साहब बोल रहे हैं? भैया मैं गुरमीत सिंह बोल रहा हूँ। जी, गुरमीत सिंह साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? भैया मेरे ना फ्रेंड ने एक यूरोपियन फैमिली मेंबर का लाया है, एप्लीकेशन लगाई है, तो उनको कहीं सॉलिसिटर पास नहीं गया, सॉलिसिटर इधर ही घर में आया, उसको पेपर भी दे रही है, बोलता तेरे सारे लेटर आ गए हैं, मेरे को इतनी फीस दे दो, इतनी दे दो, है ना। तो अभी मैं इंडिया गया था, मैंने इधर आके चेक किया, मुझे लगता नहीं भी पेपर वो सही है, भी वैसे ही देंगे उनको ना। तो उसमें एक पेपर पर लिखा है किसी ट्रेवल का नंबर है। क्या 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 लिखा हुआ है उस पे? हेलो सॉरी, आप क्या कह रहे हैं? उसमें एक पेपर पे क्या लिखा हुआ है? किसी ट्रेवल लाइन का नंबर है। जी जी, तो होम ऑफिस का नहीं नंबर है, ट्रेवल लाइन का नंबर। देखिए मैं जी, आपका सवाल क्या आपका? हमने कैसे चेक कर सकते हैं भी हमारी फाइल उधर लगी है या नहीं? देखिए सबसे जरूरी चीज तो ये है, देखिए आप अगर फीस दे दी जी आपका जी देखें, पहली बात तो ये है कि अगर कोई सोलिसिटर आपके घर आके ये सारा कुछ काम कर रहा है, मुझे नहीं पता कि उसने कितना आपसे पैसा लिया है नहीं लिया, मुझे ये भी नहीं पता कि वो सही है कि गलत है, लेकिन आम तौर पे जब आप कोई भी काम करते हैं ना तो बेहतर ये होता है कि आप वो उस जगह जाके चेक कर लेते हैं कि जी अगर कोई सोलिसिटर कहाँ पे बैठता है। क्योंकि मैं इंडिया गया था विवाह से, मैंने इनको बोला कि आप उधर उसकी शॉप में क्यों, आप उनका ऑफिस जी नहीं, नाम मत लें, नाम नहीं, वो ऑफिस आप जाके चेक करें कि ऑफिस है कि नहीं। आप सोलिसिटर का जो होता है ना, सोलिसिटर की जो रेगुलेटरी बॉडी है SRA, सोलिसिटर्स रेगुलेशन अथॉरिटी जो है, आपको इंटरनेट से उसकी डिटेल मिल जाएगी, आप उनको भी फोन करके पता कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे पता कर सकते हैं। वैसे कोई रूल है कि जैसे मेरा कजन रहता है मेरे साथ 5-6 साल से, तो कोई रूल है ऐसे केस लग जाता है नहीं यूरोपियन? देखिए बात यह है कि अगर आपका कजन आप पे डिपेंडेंट है और वो आने से पहले भी आप पे डिपेंडेंट था, तो यूरोपियन रेगुलेशंस के हिसाब से एप्लीकेशन तो हो सकती है, लेकिन उसका काफ़ी वो प्रूफ वगैरह देना पड़ता है कि वो आने से पहले भी आपके साथ रह रहा था, जब आप वहाँ पे थे या आपके पे डिपेंडेंट था, यहाँ पे भी अब आपके पास थ्रू आउट रहा है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपको अगेन वो ये ज़रूर बोलूँगा कि सोलिसिटर का जो है आप जाके कंफर्म कर सकते हैं, आप SRA से कंफर्म कर सकते हैं, वेबसाइट से कंफर्म कर सकते हैं। घर पे आके कोई आपके साथ सारे पेपर्स दे दे आपको, तो वो इतना जो है वो
वो रिस्की हो सकता है। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जाके कंफर्म कर लें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त मुझे बताया जा रहा है कि ख़त्म हो गया, इससे मज़ीद कॉल्स हम आज नहीं ले सकते। जिन लोगों से बात नहीं हो सकी तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी हुई तो आपसे मुलाकात होगी वीनस टीवी पे दोबारा ट्यूसडे को, नेक्स्ट ट्यूसडे को 6 बजे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।